सभी बच्चे आ गए हैं क्लास में? आप लोगों को मैं पहले एक बात बता दूं कि मंडे को आप लोगों का सेकंड चैप्टर का टेस्ट होगा। ओके, तो रिगार्डिंग दिस चैप्टर आज ये मेरे एंड से ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और मैं होप करूंगा कि अगले क्लास से पहले आप लोगों को जो भी टॉपिक में डाउट होगा जो पढ़ाए हैं उसको आप लोग फ्राइडे को एक बार रिवाइज कर लेंगे। मंडे को सेकंड चैप्टर का टेस्ट होगा। 50% क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे और 50% क्वेश्चन थ्योरेटिकल होंगे। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, डेरिवेशन तो लिमिटेड है। चलो आदर्श, आना तो बाबू सामने स्क्रीन पे। आ गए? यस सर। हाँ, चलिए आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? Sir, dielectric is a substance which does not allow electricity to pass but allows इलेक्ट्रिसिटी? yes, sir. Flow of electricity बोलो सर, चार्ज। हाँ, चार्ज, वेरी गुड। देखिए but allows electrostatic force to flow. ओके, गुड। एंड चलो तुम्हारा बारी हो गया। अर्णव, Yes, sir. can you explain polarization of non-polar dielectric? Sir, initially, when electric field is not applied, the positive, the center of mass of the positive and the negative ion coincides, and so the net dipole moment is zero. But when the electric field is applied to it, the dipoles are aligned in the direction of the electric field, and hence dipole moment is induced. ओके, चलिए बढ़िया है, अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अंकिता, यस सर। आदित्य भी क्लास में है ना? यस सर। तो तुम बिल्कुल चिंता ऐसा मत करना, शिकायत भी मत करना कि सर ने मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा। मुझसे भी पूछिए पूछिए, हम तुम्हारे जिद को समझते हैं, तुम्हारा भी नंबर आएगा थोड़ी देर में, ठीक है? चलो अंकिता, तुम मुझे बताओ व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन? व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन? अंकिता। यस सर, बताया सर। वो जब याद नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात मतलब नहीं। बीच में कुछ ब्रेक टाइप। अच्छा, ब्रेक टाइप का ब्रेक डाउन है तो कुछ तो ना कुछ तो ब्रेक हो ही रहा होगा। अब ये नहीं पता है कि क्या टूट रहा है यहाँ पे। चलिए बाकी ये बात हम पूछेंगे औरों से, तब तक आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो ई नॉट बाई ई का रेशियो होता है। ई नॉट बाई ई ई का रेशियो होता है, बहुत बढ़िया। ई नॉट बाई ई, ई नॉट यहाँ क्या है? सर ई नॉट वो इलेक्ट्रिक करंट है जो इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बार में अप्लाई हो रहा है। अच्छा अच्छा, बढ़िया जी। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, यस सर, दोनों का रेशियो होता है। चलिए बढ़िया है। आदित्य, अब तुम्हारी भी बारी आ गई। तुम परेशान था ना कि हमसे नहीं पूछ रहे हैं सर, ऐसे लग रहा था कि एकदम बेचैन सा हो गया है कि मेरे से क्यों नहीं पूछ रहे हैं। चलो तुमसे भी पूछ लेते हैं, कैमरा ऑन करिए। चलो, नाउ यू आर रिलैक्स? यस सर। चलिए आप मुझे एक छोटा सा टर्म बताइए, व्हाट इज पोलर मोलिक्यूल्स? अभी अब तुम जिद कर रहा था कि हमसे क्वेश्चन पूछिए क्वेश्चन पूछिए क्वेश्चन पूछिए, अब पूछे तो फिर बता नहीं रहा है, क्यों? अब देखो,
तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आदर्श को ठीक नहीं लग रहा है कि दोबारा हमसे काहे नहीं पूछे। देखो अभी वो बताएगा। आदर्श, Yes. हाँ देखो बेचैन था बताने के लिए। अब बताओ मुझे तुम, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? सर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब सर उससे पहले वो जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है उसके बारे में बता दे सकते हो, ज्यादा आप रिलेटेड। बता दो। सर तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मतलब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में सर होता है कि अगर हम लोग बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख देते हैं सब्सटेंस, तो सर उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहता है वो उससे डिटैच हो जाता है और इसके कारण वो एक कंडक्टर बन जाता है। तो सर इसी को कहते हैं, इस फेनोमेना को कहते हैं ब्रेकडाउन वाला। और इसके जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके मतलब एकदम डिटैच होने से लास्ट मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिटैच होने से जस्ट पहले जो होता है वही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। अच्छा चलो, ये अर्णव का कहना है मन ही मन कि इस टॉपिक को मैं और बेहतर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक बार आप पूछिए तो मुझसे। तो चलो अर्णव, मैं तुमसे पूछ लेता हूँ। इसने सेटिस्फाइंग आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है। इसको थोड़ा सा उस वे में बताओ जिस वे में मैंने बताया था। एज ए स्टूडेंट आदर्श का आंसर बहुत बढ़िया था। when a dielectric is placed in a very high electric field, then the electrons, then the outermost electrons from the parent atoms detach, and this due to which the dielectric behaves like a conductor. This phenomena is known as dielectric breakdown. The maximum electric field up to which a dielectric can hold their outermost electrons is known as its strength. वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा बोला आपने। अब मैं एक आप सब लोगों से ओपन क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल परेशान, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बोरियत तो नहीं हो रही है ना? ये इसलिए हो रही है क्योंकि आज के 2 टॉपिक है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल चलने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग एक क्विक रिवीजन के टाइप पे भी हो जाएगा, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए भी हो जाएगा। नहीं बता पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, सबके लिए ये क्वेश्चन ओपन है। 2 शीट दिख रहा है आप लोगों को, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन D है और दोनों पे चार्ज सिमिलर है, मतलब एक पे Q है और एक पे -Q है। इसका थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा है, यानी कि A1 ग्रेटर देन है A2। उसका जो थिकनेस, क्रॉस सेक्शन एरिया की जो बात करते हैं, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? ये ओपन है सब लोगों के लिए, गलत या सही बोलना है। Sir, A1 minus A2 epsilon naught upon D. दूसरा कोई? अभी मैं नहीं बताऊंगा सही या गलत है, ताकि बाकियों का मैं थोड़ा सा आंसर देखूं। चलो बाकी, आदर्श, अंकिता, आदित्य, सर पूरे सिस्टम का बताना है ना? सिस्टम का ही कैपेसिटेंस होता है बाबू, हाँ। एक सीट का कैपेसिटेंस नहीं होता है। हाँ चलो बताओ। तो सर यही होगा A1 minus E2 into epsilon naught by D। अच्छा, हाँ। आदर्श तुम भी बोल दो, नहीं तो कहीं तुम भी हिंसा पर उतर जाओगे कि हमसे नहीं पूछे हैं? आदित्य कुछ तो बोलो, आदित्य गलत या सही। क्लास छोड़ के नहीं जाना है कि सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो चलो थोड़ा देर के लिए शांत हो जाए या लीव कर दें, बिल्कुल नहीं। अगर हमारे क्लास में अगर आप क्वेश्चन पूछने वक्त अगर आप शांत हो जाओगे तो फिर उसके बाद क्लास में बैठने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे पूरा कंसेप्ट रिलेटेड रहता है। आप नहीं बताओगे डजंट मैटर, गलत बताओगे कोई बात नहीं, लेकिन सुनना है और डरना नहीं है कि चलो 10 मिनट इग्नोर कर देते हैं, क्लास नहीं। देखो याद रखना, इफेक्टिव एरिया देखा जाता है इन दोनों प्लेट का, यही दोनों मैच कर रहा है ना? जो फेस कर रहा है ये वाला प्लेट इतना ही फेस कर रहा है ना? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. इसका कैपेसिटेंस होगा A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। हमेशा इफेक्टिव एरिया देखा जाता है। आदर्श, अर्णव, आदित्य, अंकिता ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या देखा जाता है? इफेक्टिव एरिया।
ये कितना फेस हो रहा है, क्लियर हो गया। तो A1 के एरिया के बराबर फेस हो रहा है। और कुछ बच्चा के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर पहला वाला प्लेट का थिकनेस मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है एज कंपैरिजन दूसरे वाले से, तो उसके थिकनेस से कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया? बस ये देखना है कि इन दोनों का एरिया कितना इफेक्टिव है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक का हेडिंग डालिएगा, अ कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड विथ बैटरी। लाइन लिखिएगा, कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड विथ बैटरी। सर तो टॉपिक क्या है? वो हम लोग जो इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर पढ़ रहे हैं ना, उसमें आप लोग कैपेसिटर फिर डाइलेक्ट्रिक। हाँ मतलब इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन Q naught charge, U naught energy, E naught electric field, C naught capacitance and सारी चीज होता है ना V naught पोटेंशियल। मतलब इन चीजों पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक का, वो हम लोगों को डिस्कस करना है। और एक बात मैं बता दूं, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को यहाँ छप जाना चाहिए अभी के अभी। अगर यहाँ सेट कर गया ये बात तो समझो कि क्वेश्चन धराधर बनेगा, और नहीं सेट किया तो फिर कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। इसीलिए मैं 1 by 1 कराऊंगा। पहला उसका पार्ट लिखिए कि अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड, अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड, ओके, अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड विथ अ बैटरी ऑफ voltage V. Capacitor is charged with a battery of voltage V. Full stop. Now battery is removed. Now battery is removed. Now battery is removed. चलिए यहां तक हो गया। Then dielectric material, then dielectric material of dielectric constant K, of dielectric constant K of dielectric constant K is fully filled between the plates of the capacitor, is fully filled between the plates of the capacitor. ये स्क्रीन स्लो क्यों हो जा रहा है बार बार? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आवाज बहुत लिपसिंग अलग टाइप पे जा रहा है और वीडियो पहले चल रही है। चलो बात समझ में आ गया? टॉपिक फिर से समझा दो हिंदी में। सिर्फ बिटवीन के बाद बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। टॉपिक को हिंदी में समझा दो सबको एक बार। यस आपके पास मानो एक कैपेसिटर है, ठीक है ना? उस कैपेसिटर को आपने बैटरी से चार्ज कर लिया। अब आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। तो जब आपने कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया तो उसमें जो इनिशियल चार्ज है वो Q नॉट है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है इनिशियल पोटेंशियल वो V नॉट है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनिशियल वो E नॉट है, और जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुआ है वो U नॉट है, और जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का वो C नॉट है। क्लियर है? अब आपने क्या किया कि बैटरी को हटा के कहीं फेंक दिया, मतलब बैटरी को साइड कर दिया। क्लियर है? अब जो दोनों प्लेट था उस प्लेट के अंदर आपने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K है। तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहली बात चार्ज की हम बात करेंगे। अभी बोलो बैटरी कनेक्टेड है या नहीं है? नहीं है। तो
हमारा इनिशियल चार्ज क्या था, क्यू नॉट था। क्या था, क्यू नॉट था। याद रखिएगा, जब आप एक कैपेसिटर को फुली चार्ज कर देते हो और उसके बाद उस पे डाइलेक्ट्रिक फिल करते हो, तो उसके चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बशर्ते बैटरी कनेक्टेड ना हो। यानी कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है, आपने कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया, यानी कि उसके अंदर चार्ज स्टोर हो गया। अब आपने क्या किया कि डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, तो जो चार्ज आएगा बाद में वो पहले ही इतना रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, बैटरी कनेक्टेड हो या ना हो, कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड बात, पोटेंशियल जो होगा वो V नॉट बाई के हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E नॉट बाई के हो जाएगा। एनर्जी जो होगा वो U नॉट बाई के हो जाएगा। लिख लीजिए, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा, बैटरी कनेक्टेड हो या ना हो हमेशा कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ता है, पोटेंशियल के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा और एनर्जी के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। लिख लीजिए। सर जो राइट अब साइड लिखा वो बैटरी रिमूव करने के बाद का वैल्यू लिखा हाँ, बाद का ये चीज है। और ये जो है हमारा, नहीं ये राइट, देखो ये जो QCVEU ये जो है ये बाद में हो जाएगा। ये Q नॉट, U नॉट, C नॉट, E नॉट, V नॉट, ये जो चीज है ये पहले था डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद। अब जब फिल कर दिया गया है तो ये सब ऐसे हो जाएगा। ठीक है। हो गया। अब लिखिए सेकेंड केस, if battery is remains connected, if battery is remains connected, if battery is remains connected, if battery is remains connected and then dielectric is filled, if battery is remains connected then dielectric is filled,
बैटरी इज रिमेन्स कनेक्टेड देन डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड, तो क्या फर्क पड़ेगा? जो चार्ज होगा वो k टाइम्स बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस होगा वो k टाइम्स बढ़ जाएगा, पोटेंशियल वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा, एनर्जी k टाइम्स बढ़ जाएगा। अब आप लोगों के मन में बात आया होगा कि पोटेंशियल सेम क्यों रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों सेम रहा? पूछना चाहते हो? कोई बच्चा पूछना चाहता है? देखो, बैटरी का मेन वर्क क्या है, थर्ड चैप्टर में पढ़ाएंगे, जब बैटरी डिटेल में पढ़ाएंगे तो बैटरी का मेन वर्क होता है टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अगर कोई भी पूछता है कि बैटरी का मेन वर्क क्या है, तो बैटरी का एक ही मेन वर्क है, टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ कंडक्टर। यानी कि जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा कंडक्टर के एंड में वही रहेगा तब तक जब तक कंडक्टर के साथ बैटरी कनेक्टेड है। क्लियर है? तो जब पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर आपने बताया था कि वी नॉट इज इक्वल टू होता है ई नॉट इंटू डी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी भी होता है। तो कैपेसिटेंस तो के टाइम्स बढ़ गया, लेकिन पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर हम मैं सी नॉट इंटू वी को क्यू मान लू, क्यू नॉट मान लू, तो हमारा चार्ज के टाइम्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब एनर्जी की बात अगर करूं तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी नॉट वी नॉट, तो के इंटू सी नॉट, और भी वही रहेगा, तो के को बाहर कर लीजिए, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। तो के टाइम्स बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया एनर्जी? तो ये आप खुद से कोरिलेट करके चीजें लिख सकते हैं। सबसे पहली बात कि इसको याद कैसे रखेंगे, ये देखना है कि बैटरी डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद कनेक्टेड है या नहीं है। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल पे सर कोई असर नहीं पड़ता है, और कैपेसिटेंस तो के टाइम्स बढ़ जाता है। दोनों केस में कनेक्टेड हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं है। तो फिर हमारे पास ये रिलेशन पता है, तो इससे निकाल लेंगे, चार्ज के टाइम्स बढ़ जाएगा, एनर्जी के टाइम्स बढ़ जाएगा। अब बैटरी कनेक्टेड नहीं रहा तो के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा और चार्ज सिर्फ अनइफेक्टेड रहेगा, बाकी सारा पैरामीटर। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको याद रखना है। बाकी के बच्चे भी एक बार बोल रहे हैं ताकि क्वेश्चन पे मैं आ जाऊं। बाकी के बच्चे भी एक बार बोल दें। Yes. अब मैं आप लोगों पे क्वेश्चन पे आ रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन में दो केस है। ये आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है? शुरू में सर्किट ऐसे था, ये 1 माइक्रोफेराड के साथ C1, जिसका नाम C1 है और इसका नाम C2 है, 6 वोल्ट बैटरी के साथ ऐसे कनेक्ट था स्टार्टिंग में। ध्यान से सुनिएगा, स्टार्टिंग में ऐसे कनेक्ट था। फिर जब दोनों फुली चार्ज हो गया तो यहां से दूसरे वाले का कनेक्शन कट कर दिया गया। क्लियर है? और इन दोनों कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया, दोनों कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। क्लियर है यहां तक? तो आपको बताना है कि बिफोर डाइलेक्ट्रिक और आफ्टर डाइलेक्ट्रिक चार्ज और वोल्टेज क्या क्या होगा दोनों कैपेसिटर के क्रॉस। बिफोर डाइलेक्ट्रिक और आफ्टर डाइलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या होगा दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस। क्वेश्चन समझ में आया सभी को?
बोलिए यस और नो। अर्णव, आर्यन, आर्यन कह रहे हैं क्या? आदर्श, यस आया समझ में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यस बनाइए। अर्णव, नहीं हो क्या क्लास में बाबू? सर है सर, थोड़ा सा नेटवर्क अनस्टेबल है सर। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया था ना तुम्हें? हाँ सर, अब थोड़ा सा विजिबल है, पहले तो दिख ही नहीं रहा था। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। ये जो पहला वाला सेटअप तुमको दिख रहा है, शुरू में ऐसे था। दोनों कैपेसिटर C1 और C2 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड था। जब दोनों फुली चार्ज हो गया तो वो दूसरे वाले कैपेसिटर का कनेक्शन कट कर दिया गया और दोनों कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया गया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। तो बिफोर और आफ्टर डाइलेक्ट्रिक चार्जेज और वोल्टेज क्या होंगे दोनों कैपेसिटर में, ये बताना है। सर बिफोर में 12 होगा। नहीं, अलग अलग बताना है। अलग अलग C1 के क्रॉस चार्ज क्या होगा, C2 के क्रॉस चार्ज क्या होगा, C1 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, C2 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा। दोनों केस में अलग अलग बताना है। अच्छा, आप लोग ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़े हुए हो लोग क्या, सभी बच्चे इंस्टीट्यूट के थ्रू? यस। सर अभी हैं क्या क्लास में? हम्म, मैं ये सोच रहा था कि मुझे 4 क्वेश्चन कराने हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी क्वेश्चन है। तो मैं सोच रहा था कि वो क्लिक लेकर सर को व्हाट्सअप कर देता और वो क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाता, तो आप लोग को भी लिखना नहीं पड़ता। पूछिए तो आप लोगों में से कोई एक, सर हैं क्या क्लास में? ऐसा पॉसिबल है? मैं सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को? सर तो Q और 6 V निकालना। यस। तो Q6 आ रहा है बिफोर में, दोनों में। अच्छा,
सर मेरा तो 12 आ रहा है इनिशियली में। नहीं देखो गड़बड़ कहाँ कर रहे हो वो मैं बता रहा हूँ, चलो मैं समझाता हूँ। ये हो गया बिफोर डाइलेक्ट्रिक और वो हो गया आफ्टर डाइलेक्ट्रिक। ये कैपेसिटर 6 वोल्ट बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। सिमिलरली C2 भी किसके साथ कनेक्ट है, 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट है। तो C1 भी बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट है और C2 भी बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। तो जो दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो 6 वोल्ट ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में है। दोनों के क्रॉस जो चार्ज आएगा वो 6 into 1 6 माइक्रोकूलम और Q2 भी जो आएगा वो 6 माइक्रोकूलम। इतना बात आप लोगों को पता है कि नहीं? C1 और C2 into V से बोलो यस और नो। हाँ सर। यहाँ तक ठीक है। अब एक बात बताना मुझे, सेकेंड वाले केस में डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया, तो अगर ध्यान से देखो कि कैपेसिटर अभी भी C1 जो है वो अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है, बट C2 अब बैटरी से हट गया है। बोलो हाँ या ना? C1 अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है और C2 बैटरी से हट गया है। बोलो यस और नो चारों के चारों। ये बात से सहमत हैं आप चारों? तो बता दीजिए सर। मतलब देखो जैसे अभी भी देखो इस बैटरी के साथ इसका कनेक्शन है, लेकिन Yes, अब sir. आपने यहाँ पे स्विच ओपन कर दिया है। तो स्विच हाँ। ओपन कर दिया है तो ये कैपेसिटर अब इस बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हमने क्या करना, हाँ बोलो। समझ गए सर ये वाला उसके बाद। हाँ अब क्या है कि अब दो केस हो गया, दोनों केस बताए हुए हैं और दोनों कैपेसिटर पे दोनों पे अलग अलग केस लगेगा। क्या लगेगा कि सर C1 अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है, तो V1 कितना हो जाएगा, V1 डैश कितना हो जाएगा सर, 6 वोल्ट ही रहेगा क्योंकि बैटरी से अभी भी कनेक्टेड है। लेकिन Q1 डैश कितना हो जाएगा सर, तो K इंटू Q1 होता है, तो Q1 कितना आया था 6 माइक्रोकूलम, तो 3 इंटू 6 18 माइक्रोकूलम हो गया। ओके सर। V2 डैश कितना हो जाएगा सर, ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो इसका वोल्टेज इफेक्टेड होगा, कितना होगा, K टाइम्स घट जाएगा, तो 6/3 दैट इज 2 वोल्ट सर। चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि कैपेसिटर अगर फुली चार्ज कर दिया गया देन बैटरी हटा दिया गया उसके बाद डाइलेक्ट्रिक फिल किया जाएगा तो किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज 6 माइक्रोकूलम। यस और नो? यस और नो? Yes. अब मैं एक बार पढ़ के इस क्वेश्चन को सुना दूं आप लोगों को कि कैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। 3 बार इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे गए हैं। अब लंबा क्वेश्चन था तो मैंने लिखवाना उचित नहीं समझा, बट मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ध्यान से सुनिए। फिगर दिया है, shows 2 identical capacitors C1 and C2 each of 1 microfarad capacitance connected to a battery of 6 volt. Initially switch S is closed. After some time S is left open and dielectric slab of dielectric constant K equal to 3 are inserted to fill completely the space between the plates of two capacitors. How will charge and potential difference between the plates of the capacitor be affected after the slab are inserted? तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, वो लिखने में ही 10 मिनट चला जाता, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं लिखवाया। अब चलिए, आप लोगों को मैंने एक काम दिया था बात करने के लिए, क्लियर हुआ क्या करना है कि लिखिएगा लोग? आदर्श बोल दो यस क्वेश्चन। चलिए लिखिए, कोई बात नहीं। The area of
parallel plates of an air-filled capacitor is 0.2 meter square, and the distance between them is 0.01 meter. 0.01 meter. Okay. सर एरिया कितना बोले थे? एरिया बोले थे 0.2 मीटर स्क्वायर. 0.2 मीटर स्क्वायर एरिया बोले थे. ओके. ओके. यस अब इसके बाद मैंने बोला था कि द पोटेंशियल डिफरेंस across the plates is 3000 volt. 3000 volt. Full stop. When a 0.01 meter thick dielectric slab is placed between the plates, the potential difference decreases to 1000 volt. The potential difference decreases to 1000 volt. फर्स्ट पार्ट में लिखिए डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिफोर प्लेसिंग द शीट. डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर बिफोर प्लेसिंग द शीट, यानी स्लैब. वही चार्ज ऑन ईच प्लेट. Capacitance of the capacitor before placing the slab. सेकेंड पार्ट इसका लिखिए चार्ज ऑन ईच प्लेट. थर्ड पार्ट इसका लिखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल. फोर्थ पार्ट इसका लिखिए कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक. एंड जो इसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, permittivity of the dielectric. ओके. किसी से कोई छूटा है? सर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताइए एक बार. 8.85 into 10 का पावर -12. अचानक गर्मी इतना ज्यादा हो गया है. पांच पार्ट है, पांचों पार्ट 1 by 1 सॉल्व करिए.
क्या जी बन रहा है? यस सर बन रहा है। बन गया? वो नहीं बना बन है। रहा है। अच्छा बना रहे हो। सर परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? बाबू एप्सिलॉन आर याद है और एप्सिलॉन नॉट याद है और एप्सिलॉन को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी कि किसी भी मीडियम का अगर परमिटिविटी निकालना है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो के का वैल्यू कितना है? 3 है। तो कभी कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा रहे तो आप परेशान नहीं है। सर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। हाँ पहला जो टेस्ट आप लोगों का होगा सेकंड चैप्टर का, मैं बता दूं, क्लियर कट होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रिपरेशन हो। पहला जो होगा टॉपिक जैसा मैंने पढ़ाया है उस बेसिस पर ही टेस्ट होगा। तो पहले टेस्ट के लिए आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, वो हमारा टायर 1 का टेस्ट होगा। फिर जो सेकंड टेस्ट लेंगे उसमें आप लोग थोड़ा बहुत आप लोग इधर उधर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहला जो टेस्ट आप लोग का होगा वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, यानी कि जो जैसा मैंने पढ़ाया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि 70 to 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी साथ में चलते गया है। उसके बावजूद भी जो कुछ बचा है क्वेश्चन वो अगले क्लास में प्रीवियस ईयर का हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद से मंडे को आप लोगों का टेस्ट होगा। सर आंसर आ गया बताइए वन बाय वन। सर। सर सी का वैल्यू है 1.77 इंटू 10 का पावर -10 फराड। वेरी Yes. गुड, एक सेकंड रुक जाओ। सबका इतना आया है? हाँ सर आया है। आदर्श, आदित्य? बता दीजिए नहीं भैया। अच्छा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए कितना दिया हुआ है बताएंगे? 0.2 0.2 और ये है 8.85 इंटू 10 का पावर -12 और ये हो गया आपका 0.01। इसको सॉल्व आप करोगे तो आपका वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है बाबू? 1.77 इंटू 10 का पावर -10 फैराड। वेरी गुड। दूसरा पार्ट में क्या था बाबू? चार्ज है 5.31 इंटू 10 का पावर -7 कूलम। हाँ, तो 1.77 इंटू 10 का पावर -10 और वोल्टेज कितना है बच्चों? 3000। 3000। हाँ, तो कितना बताया? 5.31। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 5.31 इंटू 10 का पावर -7 कूलम। 10 का पावर -7 सही है बाबू? यस हाँ सर। सर। थर्ड बताइए बच्चों। 3। सर ए का वैल्यू 3 है। वेरी गुड, क्या बताए थे? सर ने बताया था ऐसे V नॉट बाई V होता है, हाँ। तो 3000 डिवाइडेड बाई 11। 1000 तो 3। फोर्थ पार्ट क्या था बच्चों? Capacitance of the capacitor after placing the dielectric.
ऐसा वाला फॉर्मूला आप लोगों ने लगाया होगा, हाँ सर। जो आएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा। सर 5.31 into 10⁻⁻10। और इसका अपसाइलन का वैल्यू k इंटू अपसाइलन। या कुछ लोग अगर दे ऐसे वैल्यू तो बिल्कुल नहीं घबराइएगा लोग। कभी कभी रिलेटिव परमिटिविटी भी डाइलेक्ट्रिक को बोला जाता है, कभी कभी क्या वही चीज ही होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ही, लेकिन क्वेश्चन में पूछने का तरीका आपका अलग अलग होता है। सो ये आप सभी का आंसर, जिसका भी आंसर आ गया है वो वेल एंड गुड, नहीं भी आया है तो एक बार ये सीख लें कि ऐसे करना है। ठीक है आदित्य? Yes, sir. क्लास में आप लोगों को कोई फालतू का क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ कि जिससे कि आप लोग का टाइम वेस्ट हो और मेरा एनर्जी वेस्ट हो। क्लास में जो भी क्वेश्चन होगा वो इफेक्टिव होगा, इधर उधर का एक भी नहीं होगा। अब मैं एक और टाइप का अभी 2 टाइप का और क्वेश्चन कराऊंगा डाइलेक्ट्रिक का, फिर उसके बाद से हम लोग का खेल यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अभी मेरे पास क्वेश्चन बैंक नहीं है फिलहाल, एक बच्चे को दिया हुआ है मैंने पढ़ने के लिए, तो उससे मैं कल ले लूंगा। तो जो भी 10-15% क्वेश्चन बच रहा है प्रीवियस ईयर का, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले आप लोगों को वो क्वेश्चन मिल जाएगा ताकि लिखने का झंझट ना हो। आप एक बार ओवरव्यू भी ले लीजिएगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो हमसे पूछ सके, ठीक है ना? अगला क्लास जो होगा वो सेकंड चैप्टर का डाउट सेशन टाइप का ही होगा और न्यूमेरिकल सॉल्विंग। याद रहे डाउट पहला टेस्ट आपके कॉपी बेस्ड है, यानी कि जो पढ़ाया गया है उसी से थियरी होगा, और न्यूमेरिकल उसी टाइप का होगा, कम तो है नहीं, मान के चलिए कॉपी में से ही होगा, लेकिन आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। अब हम लोग करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। लिखिए, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, a parallel plate capacitor of capacitance 20 microfarad, a parallel plate capacitor of capacitance 20 microfarad is connected to 100 volt supply। क्लियर है बच्चों? एक बार repeat करो। A parallel plate capacitor of capacitance 20 microfarad is connected to a 100 volt supply, full stop. After some time the battery is disconnected. After some time the battery is disconnected, comma, and the space between the plates of the capacitor and the space between the plates of capacitor is filled with a dielectric of dielectric constant 5, पहला पार्ट लिखिए, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इसमें पहला पार्ट लिखिए बिफोर और दूसरा पार्ट लिखिए आफ्टर। Before and after the dielectric has been put, after the dielectric has been put in the between its plates, in between its plates। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना मिला है? 5 दिया हुआ है बच्चों। सर बस इतना ही क्वेश्चन है? जी बाबू, एनर्जी का ही खेल बताना है आपको।
बिफोर और आफ्टर। सर बिफोर होगा 0.1 जूल और आफ्टर होगा 2 × 10⁻² जूल। एक बार फिर से आप बोल देते तो बहुत अच्छा होता। सर बिफोर 0.1 जूल हम्म, और आफ्टर है 2 × 10⁻² जूल। यानी कि 0.02 जूल। यस सर। वेरी गुड। शुरू में क्या होगा बच्चों? इनिशियल एनर्जी अगर आपको याद हो तो हाफ CV², और जो U0, और U क्या होगा? K हाफ CV² होगा कि डिवाइड में हो जाएगा? बताइए, ऐसे होगा या ऐसे डिवाइड में हो जाएगा? क्यों? क्योंकि बैटरी कनेक्टेड अब नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। बाबू आदित्य, इस पे आप फॉर्मूला पे पुट करोगे तो आपका रिजल्ट मनचाहा मिलेगा। मनचाहा रिजल्ट। कौन सा? कैपेसिटेंस कितना था बच्चों? 20। यही है ना, इसी को सॉल्व करेंगे ना। आ जाएगा 0.1 जूल, और जो U डैश होगा वो U/K होगा, यानी कि 0.1 डिवाइडेड बाई 5। बोलो यस और नो। यस सर। अभी मेरे तरफ से 2 क्वेश्चन और होगा अलग अलग टाइप का, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना? उससे टाइम वेस्ट होगा, वैरायटी सीखना जरूरी है। एक ये कैपेसिटर है बच्चों, दोनों में प्लेट एरिया ए ही है, चार्ज एक में Q है एक में -Q है, दोनों के बीच का सेपरेशन D है। एक ऐसा है प्लेट Q और -Q, इसमें 2 तरह का डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया गया है। इसका K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसका K2, इसका डिस्टेंस D/2 और इसका डिस्टेंस D/2। और तीसरा है, बाबू ध्यान से सुनिएगा, Q और -Q, ऐसे डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया गया है। ऊपर में K1 है और नीचे में K2 है और डिफरेंस D है। आप तीनों केस में मुझे कैपेसिटेंस बता दीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? एक विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, दूसरा डाइलेक्ट्रिक फील किया गया है, लेकिन दोनों अलग अलग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक का वर्टिकली फील किया गया है ऐसे, और इसमें हॉरिजॉन्टली फील किया गया है। तीनों केस में कैपेसिटेंस बताइए बच्चों। साहस दिखाओगे सॉल्व करने का? सर तो पहला का तो नॉर्मल ही लग है, A E0/D। हाँ, A ε0/D नॉर्मल होगा।
तो सेकंड का 2a एप्सिलॉन नॉट बाय d। 2 क्यों? क्यों 2? कोई नंबर मैंने बोला है? थोड़ा सा सोचो। सर सेकंड वाला का ये हो सकता है 2 इंटू ए ई नॉट बाई डी इंटू K1 प्लस K2। कुछ हद तक सही है, शायद सही है, शायद सही है, शायद सही है। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि A1 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हम बाहर लिख लेते हैं और K1 प्लस K2 होल डिवाइडेड बाई 2 लिखना चाहते हैं। 2 इंटू K1 प्लस K2 लिखना चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हो? यस। बिल्कुल सही कह रहे हो। हटका भी बता दो। सर उसमें बस 2 नहीं रहेगा सर, ए ई नॉट बाई डी इंटू K1 प्लस K2। हा, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो, थोड़ा सा सोच लो, काम तुम्हारा बनता हुआ नजर आए। नीचे में 2 हो जाएगा सर, मतलब ए ई Yes. नॉट बाई डी इंटू K1 प्लस K2। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनिए आप लोग ध्यान से बच्चों, इसके बाद एक क्वेश्चन मेरे एंड से और होगा, उसके बाद से एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग कर लेना, फिर उसके बाद ये फिनिश है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा, किसी को कोई परेशानी इसमें? दूसरे वाले में ध्यान दीजिए कि सर ऐसे लिखेंगे, एरिया तो पूरा फुल है, ये एरिया तो पूरा ए ले लेना है, ले लिए एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस कितना है d/2, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1 प्लस K2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/2। तो ये हो जाएगा 2K1 प्लस K2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और इसमें वर्टिकली नहीं फिल किया गया है, हॉरिजॉन्टली फिल किया गया है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया a/2 K1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस a/2 K2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो इसमें जो आ जाएगा वो K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सही है? किसी को कुछ पूछना है? आदर्श ऐसे ही आया था ना? यस सर, ऐसे ही। अर्णव, आदित्य, अंकिता, बाबू, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलिए, एक मैं स्टेटमेंट नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि आधा पेज का क्वेश्चन है वो, तो मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ और क्या कंटेंट है वो बता दे रहा हूँ, और आप लोग उसको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? दो कैपेसिटर है X और Y, दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसका बैटरी का वोल्टेज है 15 वोल्ट। बहुत बढ़िया भाई, ये हमारा X है, ये हमारा Y है। X के अंदर एयर है और Y के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया गया है, डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। X के अंदर एयर है, Y के अंदर एक मीडियम फील्ड किया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। आपको X और Y का कैपेसिटेंस बताना है, Cx बताना है, Cy बताना है, तब जब इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस, एक सेकेंड, तब जब इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है, सॉरी 4 माइक्रोफैराड। आपको Vx अपॉन Vy बताना है और आपको Ux अपॉन Uy बताना है।
क्वेश्चन समझ में आया? दो कैपेसिटर है एक्स और वाई, एक्स के अंदर एयर फिल है, वाई के अंदर एक मीडियम फिल किया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, और इन दोनों कैपेसिटर को 15 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। आपको बताना है सी एक्स और सी वाई का वैल्यू तब जब दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस 4 है। वी एक्स अपॉन वी वाई बताना है, यानी वोल्टेज अक्रॉस एक्स और वोल्टेज अक्रॉस वाई अलग अलग इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, और इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा और इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा, इन दोनों का रेशियो लेना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ बाबू? यस सर। चलो, ध्यान दो सब। सर CX4 हाँ, और सी और वाई CY16। 4 और 16। एक मिनट रुकना। 4 और 16 नहीं, कैसे 4 और 16? सी एक्स गलत है, 4 नहीं आए, 5 आएगा। ध्यान दो बाबू, सी एक्स को अगर सी मान लिया जाए तो सी वाई कितना हो जाएगा? 4C हो जाएगा। दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा? सी एक्स सी वाई अपॉन सी एक्स प्लस सी वाई। 4 इक्वल टू सी इंटू 4C अपॉन सी प्लस 4C। तो 4 इज इक्वल टू 4C स्क्वायर अपॉन 5C। C से C कट गया, 4 से 4 कट जाएगा, C इज इक्वल टू आ गया 5 माइक्रोफैराड। यानी CX जो है वो 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा, और CY जो हो जाएगा वो 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। बोलो यस और नो। Q कितना हो जाएगा? 4 इंटू 15, 60 माइक्रोकुलम। VX कितना हो जाएगा? Q बाई CX। VY कितना हो जाएगा? Q बाई CY। एनर्जी का रेशियो कितना हो जाएगा बाबू? हाफ CX V स्क्वायर, हाफ CY V स्क्वायर। बोलो यस और नो। यस किसी सर। बच्चा को कोई दिक्कत है? देखिए, क्वेश्चन तो अभी और भी है जो कि हम लोग थोड़ा सा अगले क्लास में उस पर डिस्कस करेंगे। वैरायटी का कमी नहीं है, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा ही मिलेगा आप लोगों को जितना हम बताए। उसमें भी एक दो क्वेश्चन ऐसा आपको प्रीवियस ईयर में मिलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ।
जो मैं सेंड करूंगा, कि उसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसा देख के लगेगा कि सर ने नहीं पढ़ाया है क्या। हो सकता है ऐसा आपको फील हो सकता है कि मैंने पढ़ाया भी ना हो, लेकिन वो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 निकालिएगा एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का। ओके क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का। करना नहीं है, निकालिए आप लोग, निकाल लिए सर। पढ़िए, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ओके, हाँ सर। बन जाएगा बाबू चारों से। हाँ सर हुआ क्या है। चलिए, तो देखिए कहानी यही था। अच्छा, एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा हमको हिंट दीजिएगा आप लोग, ठीक है? सभी बच्चे अटेंटिव रहेंगे। एक स्फेयर है, नहीं एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। यस। एक बात बताओ, अगर हमें P से Q जाना हो तो जो वर्क होगा वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? ये Q नॉट चार्ज है जिसको P से Q तक ले जाना है, तो यहाँ पे वर्क हमारा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? सभी बच्चे गलत या सही बोलेंगे। क्लियर है? दिखाई दे रहा है? यस क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? सर P एक से बार कुछ Q जा। एक पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, 2 पॉइंट है उसके रीजन में P और Q। P से Q जाना है Q नॉट को लेकर, तो वर्क पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? सर पॉजिटिव होगा। और Q से P आना होगा तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव होगा। कैसे पॉजिटिव होगा बाबू? पहला केस जरा समझाने का कोशिश करेंगे आप? सर फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड्स है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी आउटवर्ड्स है, इस कारण से अच्छा, इस केस में आपका वर्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? P से Q। P से Q। P का पोटेंशियल ज्यादा होगा या Q का पोटेंशियल ज्यादा होगा? फिर P का। और Q का क्या होगा? Q का कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, निगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। फॉर्मूला ये पढ़े हैं? यहाँ यस। वैसे नहीं सोचना है, ठीक है ना? वहां ऐसे नहीं सोचना है, यहाँ इस फॉर्मूला से ही सोच। लेकिन आप लोग का कंसेप्ट बहुत बढ़िया था, लेकिन ऐसे केस में नहीं सोचना है, ठीक है ना? क्योंकि ये स्पेरिकली सिमेट्रिक है, ये कोई लाइन वाइज में नहीं है। समझ रहे हैं ना? अब बताइए,
अगर वही Q से P आना होता तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता? पॉजिटिव हो जाता। अब ये एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, P से Q जाना है, कितना वर्क करना पड़ेगा? इस पर टोटल चार्ज Q है, जीरो एक Q नॉट को P से Q लेके जाना है, कितना वर्क करना पड़ेगा? है तो जीरो होगा। जीरो होगा। बहुत बढ़िया। क्यों जीरो होगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, क्योंकि ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, तो एक तरह से इक्यू पोटेंशियल भी कह सकते हैं। बोलो यस और नो। यस सर। यस। एक और चीज आप लोग बताइएगा मुझे, दो स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, ये इस पे Q1 है और इस पे सॉरी इसी को Q लिख रहे थे, Q2 है, इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है। ओके, Q1 नहीं, चार्ज नहीं लिखते हैं, इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। ऐसे Q1/Q2 क्या होगा, और फिर ये जब दोनों कंडक्टर को एक वायर से कनेक्ट कर देंगे तब Q1/Q2 का रेशियो क्या होगा? जब दोनों वायर से कनेक्टेड नहीं होगा तो Q1/Q2 क्या होगा, और दोनों को जब सिंगल कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? सर पहले C1 V1/C2 V2 होगा। C1 V1/C2 V2। बहुत बढ़िया। इस केस में क्या होगा? जैसे दोनों को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा दोनों का, C1/C2। क्यों? क्योंकि भी तो दोनों का कॉमन हो जाएगा। बोलो यस और नो। यस। चलो, तो ये हमारा एक शॉर्ट क्विक था। ऐसे तो ढेर सारा क्वेश्चन अब हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए करेंगे ही। अगला क्लास हमारा कंप्लीटली बोर्ड का क्वेश्चन जो बचा हुआ है, जो आप लोगों से नहीं बनेगा, और प्लस मेरे तरफ से कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तब तक आप लोग थियरी रिवाइज करिए अच्छे से। मैं क्वेश्चन सर को भेज दे रहा हूँ थोड़ी देर में, और आप लोगों को वो मिल जाएगा। ठीक है ना? यस सर। चलिए यस। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।